सो हेलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। इस पर हम जो है हमारे बायोलॉजी को मतलब कि 1 से लेकर 5 के चैप्टर हमने मतलब कि जो भी पिछली लेक्चर बनाया था मैंने फर्स्ट लेक्चर उस पर हमने कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, अब जो हमारा 6 चैप्टर है प्लांट वाटर एंड रिलेशन। ओके, प्लांट वाटर रिलेशन, तो इसका जो कंसेप्ट है जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सब हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। उसी के साथ जितने भी पीआईक्यू मतलब कि जो भी टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो तो मैं इंक्लूड किया हूँ, और उसके साथ जो पॉइंट पर मतलब कि आज तक पूछे नहीं गए वो भी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि उसे आपको टेक्स्ट बुक में से कैसे रीड करना है और किस तरह से मतलब कि डेफिनेशन करना है, किस तरह से डायग्राम करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहली बात, अगर मैं प्लांट वाटर रिलेशन इस चैप्टर की करूँ तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फर्स्टली हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में आप क्या पढ़ोगे, तो ये 4 प्रॉपर्टीज आपको कम से कम ध्यान में रखना है। अभी 4 प्रॉपर्टीज आप लिख कर आओगे तो आपको एग्जामिनर मार्क तो देगा ही, पर आप इतना ही लिखोगे तो फुल मार्क्स नहीं दे पाएगा। तो आपको क्या करना है, हाई स्पेसिफिक हीट, तो इसमें कुछ तो लिखना है, 3 से 4 लाइन इसमें कुछ लिखना है। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाई हीट ऑफ फ्यूजन थर्मल बफर, तो इसमें आपको कुछ तो लिखना है। तो अब ये कहाँ से लिखोगे आप, तो एक बार आप अगर टेक्स्ट बुक में 2 से 3 भी लाइन पढ़ लेते हो और उतना भी अगर आप लिख लेते हो तो अब बहुत आपके लिए सफिशियंट है फुल मार्क्स के लिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारी है वाटर एब्जॉर्बिंग, मतलब कि जो वाटर एब्जॉर्ब करता है वो ऑर्गन कौन सा है, तो वाटर एब्जॉर्ब करने वाला रूट है। पर स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो रूट हेयर होता है जो कि हमारा वाटर एब्जॉर्ब करता है। रूट हेयर्स का भी अगर स्ट्रक्चर के देखें तो रूट टिप्स शोइंग रूट हेयर जोन। अगर इस डायग्राम को आप मतलब कि ये डायग्राम पूछा जाता है, अब जो 2024 का क्वेश्चन पेपर हुआ उसमें पूछा गया था स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर, ये क्वेश्चन मतलब कि ये पूछा गया था। और उसके साथ मतलब कि ये मैचुरेशन जोन, रूट हेयर के अलग अलग जोन जो है उसके बारे में तो मतलब कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया था, तो वो भी आप एक बार देख लेना इस डायग्राम के ऊपर। ओके, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक वाटर अवेलेबल टू रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन। अगर हम देखें तो अलग अलग वाटर है हमारे पास, तो वाटर कौन से हमारे पास, तो ग्रेविटेशनल वाटर होता है, उसके ओके ग्रेविटेशनल वाटर होता है। उसके बाद हमारा मतलब कि अलग अलग वाटर है, 4 टाइप्स के वाटर है। उसमें जो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल होता है वो होता है हमारा कैपिलरी वाटर। तो ये कैपिलरी वाटर आपको मतलब कि एमसीक्यू में पूछा गया तो आपको कैपिलरी वाटर टिक करके आना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। अब सॉइल से वाटर जो एब्जॉर्ब करता है तो वो मैकेनिज्म कैसे है। अब सॉइल और रूट के बीच में जो कांटेक्ट होता है वो मतलब कि जो पाथ होता है वो कैसे होता है, तो वो एक बार देख लीजिए जाए। तो उसमें 3 प्रोसेस आती है, तो 3 प्रोसेस अगर देखें तो इम्बिबिशन, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ऐसे 3 प्रोसेस होती है जिसकी मदद से जो सॉइल से वाटर है वो हमारे रूट में जाता है और रूट से पूरे प्लांट में फैलता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रहता है। तो आप इसमें क्या करोगे, तो इम्बिबेशन मतलब कि इम्बिबेशन का डेफिनेशन करोगे, डिफ्यूजन का डेफिनेशन करेंगे और ऑस्मोसिस का डेफिनेशन करिए। अगर आप इतना डेफिनेशन भी कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशियंट है। ओके, क्योंकि मतलब कि इन पर डीप क्वेश्चन तो पूछा गया जाता है, मतलब कि सेक्शन सी में अगर आता है तो आपको डीप में एक्सप्लेन करना होता है, तो आप एक्सप्लेन कर मतलब कि एक्सप्लेन अच्छी तरह से कर सकते हो। ओके, उसके बाद कंसेप्ट आता है वाटर पोटेंशियल। अब वाटर पोटेंशियल क्या है उसकी डेफिनेशन आपको करनी है। तो वाटर पोटेंशियल जो होता है कि वाटर हम कितना एब्जॉर्ब करते हैं वो पोटेंशियल होता है हमारे अंदर, कि हम कितना वाटर एब्जॉर्ब करते हैं उससे वाटर पोटेंशियल कहते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन, अब कौन से फैक्टर होते हैं, हमने ये देखा कि सॉइल से वाटर आ रहे हैं हमारे पास और एब्जॉर्प्शन होती है, तो 3 प्रोसेस उसमें आती है, इम्बिशन, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। अब इम्बिबेशन, उसके बाद डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, इन्हें मतलब कि इन्हें कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते, मतलब कि इन्बिबिशन नहीं होने देते, ऑस्मोसिस नहीं होती, तो ऐसे कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, तो वो आपको देखने मुझे लगता है 2 से 3 फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं, वो इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि इतना डीप अगर मैंने मतलब कि इतना डीप लिया तो जो हमारा वीडियो की ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ओके, तो आप फैक्टर अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए जो भी फैक्टर है वो सिर्फ एक बार पढ़ लेना, उतना आपके लिए मतलब कि टेक्स्ट बुक में से करना है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे पाथ ऑफ द वाटर अक्रॉस द रूट, कि रूट मतलब कि जो हमारे वाटर एब्जॉर्ब हो रहे, अब वो वाटर हमारे कहाँ तक आ गए, रूट हेयर्स के अंदर आ गए, पर अब वो जो सेल में ट्रांसफ़र हो रहे थे वो वाटर कैसे कर रहे, तो उसमें 2 पाथ आते हैं हमारे, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट क्या होता है, एपोप्लास्ट मतलब कि 2 सेल है
और दो सेल के बिटवीन, मतलब कि उनके अंदर से मतलब कि उसके अंदर से जा रहा है, उनके सरफेस से ऊपर जा रहा है, तो उसे कहेंगे एपोप्लास्ट प्लास्ट। और सिम्प्लास्ट किसे कहेंगे हम, सेल के थ्रू जा रहा है। ओके, सेल मतलब कि वन लिविंग सेल टू सेकंड लिविंग सेल के थ्रू जा रहा है। और किसके थ्रू जा रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा, मतलब कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है प्लाज्मोडेस्माटा, उसके अंदर से जा रहा है, तो इसे कहेंगे हम सिम्प्लास्ट। ओके, सिम्प्लास्ट में भी अब दो पार्ट आते हैं, उसमें आता है वैक्यूलर और ट्रांस इम्ब्राइन। अब ये दो पार्ट जो होते हैं ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता, आपको क्या पूछा जाएगा, एपोप्लास्ट की डेफिनेशन और सिम्प्लास्ट की डेफिनेशन, वो भी शॉर्ट आंसर में पूछा जाएगा, डेफिनेशन कर लेगा बहुत सफिशिएंट है। ओके, उसके बाद देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के मैकेनिज्म क्या है। मैंने आपको क्या बताया पहले, रूट एब्जॉर्प्शन, मतलब कि सॉइल से जो है हमारा वाटर, जो हमारी रूट है वो सॉइल से वाटर कैसे, मतलब कि सॉइल से वाटर कैसे एब्जॉर्ब करती है, वो मैकेनिज्म हमने देखी, इम्बिबेशन, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। अब ये मैकेनिज्म कौन सी है, ये पैसिव। अब जो हमारी मतलब कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि एब्जॉर्प्शन हो रही है, इम्बिबिशन हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रही है, पर अब उसमें मतलब कि कौन से प्रोसेस है जिसमें एनर्जी लग रही है, कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो विदाउट एनर्जी हो रही है, तो उसे कहेंगे हम पैसिव और एब्जॉर्प्शन। ऐसे दो टाइप्स पढ़ते हैं। तो पैसिव एब्जॉर्प्शन बेसिकली क्या होता है, जिसमें जो है एनर्जी नहीं लगती, विदाउट एनर्जी जो काम हो जाता है उसे कहते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन। और जिसमें एनर्जी लगेगी उसे कहेंगे हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ओके, तो पैसिव एब्जॉर्प्शन और एक्टिव एब्जॉर्प्शन की अगर मैं एग्जांपल दूँ तो बहुत ही इजी एग्जांपल है। हमें अगर मतलब कि मैंने एक मशीन ले ली, बेसिकली क्या है, जो वाटर वाटर मतलब कि वाटर, हमें एक वाटर की मशीन लेनी है, जो कि हमें मतलब कि जो वाटर है वो ऊपर बिल्डिंग पर चढ़ाना है। तो बिल्डिंग पर अगर मुझे वाटर चढ़ाना है तो उसी के लिए मुझे एनर्जी लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सप्लाई लगेगा, मतलब कि एनर्जी लगेगी। और अगर मुझे बिल्डिंग से नीचे तक मतलब कि ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर से नीचे वाटर लाना है, तो मुझे विदाउट एनर्जी लगेगी। ओके, उसमें कोई एनर्जी फेल करने की नहीं, मैंने सीधा पानी ऊपर से नीचे आया तो वो पानी विदाउट एनर्जी नीचे आ जाएगा। पर अगर मुझे नीचे से ऊपर ले जाना है पानी, तो मुझे एनर्जी लगेगी, इलेक्ट्रिकल सप्लाई लगेगा। तो ये होता है, मतलब कि एनर्जी अगर किसी प्रोसेस में लगती है तो एक्टिव प्रोसेस में आता है, अगर वो विदाउट एनर्जी हो रहा था उसे पैसिव पैसिव एब्जॉर्प्शन कहेंगे। ओके, या मतलब कि पैसिव प्रोसेस कहेंगे। ओके, तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो पैसिव ऑब्जर्प्शन और एक्टिव ऑब्जर्प्शन आपको इतना करना है। आप पैसिव ऑब्जर्प्शन और एक्टिव ऑब्जर्प्शन में भी थोड़ा मतलब कि टाइप्स होता है, पैसिव ऑब्जर्प्शन में नहीं होता, एक्टिव ऑब्जर्प्शन में होता है। तो वो टॉपिक मतलब कि दो ही टाइप से वो आप कर सकते हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, की ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर क्या है। ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर मतलब कि अब मैंने रूट मतलब कि अब मैंने वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब किसने किया, रूट ने। पर अब वो वाटर जो है लिप में भी पहुंचाना है, स्टीम में भी पहुंचाना है, तो वाटर अब रूट से लिप की तरफ कैसे जाएगा, उसके पास जो स्टीम में कहा जाएगा, फ्रूट में कैसे जाएगा। तो अब ये जो रूट से लेकर हमें ऊपर तक फ्रूट तक जो वाटर पहुंचाना है, उसी प्रोसेस को कहेंगे हम ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन इसी तरह से मैंने वो आपको एक मतलब कि इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो अब इसके लिए अलग अलग थ्योरी आ गई, कि अलग अलग थ्योरी प्रूव करने लगी कि वाटर जो है इस मतलब कि इस तरह से जाता है। तो अलग थ्योरी, तो उसमें तीन थ्योरी आई, रूट प्रेशर थ्योरी, कि रूट का जो प्रेशर होता है, वो प्रेशर की मतलब कि रूट जो है प्रेशर क्रिएट करता है, और वो प्रेशर से ऊपर की तरफ पानी जाता है, फ्रूट तक, स्टीम तक या लिप तक, जो भी हो, ऊपर की तरफ पानी जाता है रूट की वजह से। ऐसा रूट प्रेशर थ्योरी कहने की है कि रूट जो है एक एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट करता है। ओके, इंटरनल प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो है वाटर हमारा ऊपर जाता है। पर नेक्स्ट थे उसका डिसएडवांटेज यही था कि एक साइंटिस्ट आया, उसमें उन्होंने क्या किया, एक प्लांट लिया, उसका रूट उन्होंने मतलब कि रूट कट कर दी, और उसके बाद अगर देखा जाए तो जो वाटर था वो मूव कर रहा था ऊपर की ओर। कैसे कर रहा था, अब इसमें तो रूट प्रेशर, इंटरनल प्रेशर ही क्रिएट नहीं हो रहा था, तो वहाँ पर वो डिसएडवांटेज तो हुआ था उसका, वो एक्सपेरिमेंट वहाँ पर फेल गया। ओके, रूट प्रेशर थ्योरी जो है वाटर वो प्रूफ नहीं करती कि जो रूट है वो मतलब कि वाटर ऊपर के ऊपर सप्लाई करती है। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आई हमारी कैपिलरी थ्योरी। कैपिलरी थ्योरी का कहना था
कि जो भी मतलब कि वाटर होता है वो कम मतलब कि जो भी हमारी पाइप की साइज़ है, जैसे कि जाइलम है, उसकी साइज़ बहुत ही माइन्यूट है, तो उसके लिए वो क्या करती है, वाटर ऑटोमेटिकली, जैसे वाटर रूट में ज़्यादा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली मतलब कि जिस तरफ कम होता है उस तरफ वो ट्रांसफ़र करता है, ऐसा उनका कहना था कैपिलरी थ्योरी का। ओके, उसके बाद हमारी नेक्स्ट थ्योरी वो होती है हमारी ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी। मतलब कि ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी अगर आपको समझना होगा तो पहले हम ट्रांसपिरेशन को समझेंगे कि ट्रांसपिरेशन एक्चुअली में क्या है। तो ट्रांसपिरेशन, ओके, ट्रांसपिरेशन एक बार समझते हो ट्रांसपिरेशन क्या है। तो ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर का मूव हो रहा है, ओके, ट्रांसफर ऑफ वाटर हो रहा है फ्रॉम द लिप टू स्टोमाटा, ओके, थ्रू द स्टोमाटा। मतलब कि एटमॉस्फेयर और लिप में जो है, लिप के थ्रू जो है हमारा वाटर वो एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र कर रहा है थ्रू द स्टोमाटा। क्योंकि जो है लिप में ज़्यादा से ज़्यादा पानी इंक्रीज हो रहा है तो वो सब लॉस कहाँ पर हो रहा है, वो बाहर की तरफ लॉस हो रहा है। तो अब पानी लिप से बाहर जा रहा है, पानी जो है हमारा लिप से एटमॉस्फेयर के तरफ जा रहा है, तो पानी लिप में कम हो रहा है। तो लिप में पानी कम होने की वजह से जो रूट से पानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लिप में मूव कर रहा है। तो ऐसा ट्रांसपिरेशन थैली का कहना था, और ट्रांसपिरेशन का भी मतलब आपको समझ में आया। अब ट्रांसपिरेशन बेसिकली अगर देखा जाए तो तीन टाइप्स के आते हैं। ट्रांसपिरेशन में तीन टाइप आता है, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है, और स्टोमेटल। अगर लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन मतलब कि लिप अगर कर रही है आपकी लिप, तो उसे क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहेंगे, जिसके मतलब कि लिप करती है स्टोमेटा के थ्रू। ओके, लेंटिसल ट्रांसपिरेशन मतलब कि जो होता है हमारा स्टीम करती है ट्रांसपिरेशन, उसे कहेंगे हम लेंटिसल। ओके, और स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है। ओके, सो मैं अगर बताऊँ ट्रांसपिरेशन की इजी डेफिनेशन, द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमाटा इज कॉल्ड एज ए ट्रांसपिरेशन। तो ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन होगी। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रांसफर ऑफ मिनरल्स आयन्स। तो मिनरल्स आयन हमें पता है, मिनरल्स हो या वाटर हो, जो ट्रांसफर कैसे होते हैं, जाइलम के थ्रू होते हैं। ओके, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ फूड अगर देखेंगे तो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। ओके, उसके बाद देखेंगे अब स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटल एपरेटस। तो स्टोमेटल एपरेटस का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखेंगे स्टोमेटा का। तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अगर आप देखोगे फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, हमारा सुक्रोज बनता है। ओके, सुक्रोज बनता है। पर अब ओपनिंग ऑफ मतलब कि डे का टाइम है, वहाँ पर जो हमारा स्टोमेटा ओपन है तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होगा और सुक्रोज बनेगा। पर रात के टाइम में स्टोमेटा हमारा क्लोज है तो सुक्रोज क्या पर कन्वर्ट होगा, हमारा स्टार्च में कन्वर्ट होगा। क्योंकि हमें एनर्जी की ज़रूरत है, तो एनर्जी हम कहाँ से लेंगे, स्टार्च को मतलब कि सुक्रोज को कन्वर्ट करेंगे स्टार्च में, और वहाँ से हमारा जो है हमारा मतलब कि एनर्जी सप्लाई वहाँ पर यूज़ करेंगे। तो क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा है वहाँ पर। तो नाइट के टाइम पर हमारा जो स्टोमाटा होता है क्लोज होता है, और ओपनिंग कहाँ पर मतलब कि ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा इन द डे। तो डे के टाइम पर स्टोमाटा ओपन होता है, तो उसमें हम सुक्रोज बनाते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। ओके, सो इतना हमारा चैप्टर इसमें कंप्लीट होता है, प्लांट वाटर रिलेशन ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं उसमें क्या है। ओके, तो जितना भी इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर का मैंने आपको पूरा बता दिया है। ओके, बहुत ही कम। सो नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट करते हैं उसे प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। ओके, तो प्लांट ग्रोथ और मिनरल न्यूट्रिशन में हमें ग्रोथ देखना है। ग्रोथ मतलब कि दो टाइप की ग्रोथ है, उसमें मिनरल न्यूट्रिशन देखेंगे, मेजर एलिमेंट देखेंगे कौन से, उसके बाद माइनर एलिमेंट देखेंगे कौन से, और उसके बाद उनके फंक्शन देखेंगे। ओके, तो इतना ही, इसमें कोई ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा पढ़ने जैसा कुछ नहीं है। तो इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक हो सकते हैं और जितने भी आने की उनकी संभावना हो सकती है, वो सब स्लाइड में इंक्लूड किया है। ओके, सो देखते हैं कि क्या है। तो पहले प्लांट ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो ग्रोथ एक्चुअली में क्या होता है, ग्रोथ की अगर डेफिनेशन करूं कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होनी चाहिए। ओके, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होनी चाहिए, उसे क्या कहेंगे हम, ग्रोथ कहेंगे। तो अब ग्रोथ की बात करें तो क्वांटिटेटिव भी ग्रोथ होती है और क्वालिटेटिव भी ग्रोथ होती है। क्वांटिटेटिव ग्रोथ करें तो इंक्रीज इन साइज या फिर शेप, उसे कहेंगे हम क्वांटिटेटिवली ग्रोथ, मतलब कि हमें क्वांटिटी में बड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। पर क्वालिटेटिव ग्रोथ किसे कहेंगे हम, डेवलप माइंड, मतलब कि माइंड डेवलप हो रही है, सेल जो है सेल मतलब कि जो उनकी अंडरस्टैंडिंग होने की संभावना है वो ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसे कहेंगे क्वालिटेटिवली ग्रोथ। ओके, तो क्वांटिटेटिव ग्रोथ और क्वालिटेटिव ग्रोथ का डेफिनेशन या डिफरेंस आपको समझ में आया होगा कि क्या डिफरेंस है। ओके, फेजेस ऑफ ग्रोथ।
तो आप ग्रोथ की अलग अलग फेज होती है, एक्चुअल में आपको पता ही होगा ये बात, मतलब कि सेल डिवीजन चैप्टर में भी आपको पता ही हो, मतलब कि आपको 11 में भी चैप्टर था एक्चुअल में, वो एनिमल की ग्रोथ के बारे में था, पर ह्यूमन ग्रोथ के बारे में था, पर यहाँ पर आपको प्लांट की ग्रोथ देखना है। तो फर्स्टली फेज अगर देखिए तो सेल डिवीजन होती है, ओके, सेल डिवीजन होती है, सेल इनलार्जमेंट होती है, उसके बाद सेल मैचुरेशन होती है। तो सेल डिवीजन क्या होती है आपको बेसिकली आपको पता है, उसमें मतलब कि माइटोसिस होती है, मियोसिस फेज होती है। तो एक सेल से माइटोसिस होकर वो दो सेल बनती है, उसे क्या कहेंगे हम, उसे उस प्रोसेस को कहेंगे हम सेल डिवीजन, ओके। तो सेल डिवीजन होने के बाद दो सेल में से एक सेल क्या होती है, इनलार्ज होगी, मतलब कि इंक्रीज होगी और वो ग्रोथ करने लगी। अगर मतलब कि मैं आपको बताऊंगा आगे, ग्रोथ के दो टाइप होते हैं, एरिथमेटिक ग्रोथ और जियोमेट्रिक ग्रोथ। तो अरिथमेटिक ग्रोथ में एक ही सेल इंक्रीज होती है और जियोमेट्रिक ग्रोथ में दो सेल ग्रोथ होती है। तो मैं एक्चुअली में वो आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और उसके बाद सेल मैच्योर होती है, ओके, फिर वो डिवाइडेशन करने के लिए कैपेबल होती है, तो उसे कहेंगे हम सेल मैच्योरेशन, ओके। तो ग्रोथ के टाइप्स मैंने आपको अभी आपको पता है, अरिथमेटिक ग्रोथ है और जियोमेट्रिक ग्रोथ है। तो अरिथमेटिक ग्रोथ में एक्चुअल में क्या होता है, एक सेल है, उससे दो सेल तो बनती है, पर अभी दो सेल में से कोई भी एक सेल ही आगे चलकर ग्रोथ कर पाएगी और उससे दो सेल बनेगी, ओके, उससे दो सेल बनेगी। तो आपकी टोटल कितनी सेल हो गई, अब यहाँ पर तीन सेल, ये तो पहले ही थी हमारे पास, ओके, ये सेल ग्रोथ की दो सेल बनाए और ये सेल तो पहले से ही, तो यहाँ पर कितनी सेल हो गई हमारी, तीन सेल। उसके बाद इसमें से इन दोनों में से कोई भी एक सेल ग्रोथ करेगी और वो सेल है जो दो सेल फॉर्म करेगी, ओके, वो दो सेल फॉर्म करेगी और ये तो हमारे पास पहले से ही प्रेजेंट है। मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मतलब कि कोई भी एक सेल ग्रोथ कर रही है, ओके, एक सेल एज इट इज रह रही हो और एक सेल ग्रो करने लग रही है, तो यहाँ पर यही बात होती है। यहाँ पर एक सेल थी, यहाँ पर दो थी, यहाँ पर तीन और यहाँ पर फोर होगी, तो कैसे फोर होगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। सो इतना ही था इसमें, मतलब कि अरिथमेटिक ग्रोथ में 1 2 3 4 ऐसी ग्रोथ होती है, 1 2 3 4 ऐसे ग्रोथ होती है। और जियोमेट्रिक ग्रोथ मतलब कि जियोमेट्रिक ग्रोथ में कैसे मल्टीप्लिकेशन होती है, मतलब कि वन से दो बनेंगे, ओके, वन से दो बनेंगे और दो से चार बनेंगे, मतलब कि ये दो बनाएगी, ये दो बनाएगी, उसके बाद ये दो बनाएगी, मतलब कि दो से चार हो गए, चार के चार मतलब कि चार के आठ हो गए और आठ के 16 हो गए। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन फेज होती है, तो आपको ये बात समझनी होगी, ओके। मतलब कि मेरे बोलने पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है और मैं जो भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर स्लाइड पर लिख करके वो आपको समझ कर लेना है, क्योंकि आपको पेपर में इसी के बेस पर लिखना है। आपको यहाँ पर समझना है कंसेप्ट, आपको माइंड मैप यहाँ पर मिल रहा है, ओके। अब यहाँ पर अगर टोटल लेक्चर की मतलब कि डिटेल लेक्चर की बात करें, तो मैं यहाँ पर आपको एक एक वर्ड मतलब कि एक एक वर्ड की समझा कर यहाँ पर समझा कर भी लेक्चर ले सकता था, पर इसमें क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जाएगा। अब आपके पास उतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्लाइड पर आपको माइंड में प्रोवाइड कर रहा हूँ और आपको पूरी तरह से स्लाइड पर लिख कर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और आपको जो नोट्स है वो नोट्स आपको अपनी मतलब कि जो भी टेक्स्ट बुक है वहाँ से आपको नोट्स इजीली निकालनी आ जाएगी, या फिर आपने साल भर पढ़ा होगा तो साल भर की नोट्स आपके पास होगी, उससे ही थोड़ा सा मतलब कि मैं जैसा बोलता हूँ उस तरह से आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो इतना मतलब कि ईजी है, ईजी है। तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ समझना होगा, तो समझ अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए ईजी होगा, ओके। सो नेक्स्ट अब देखेंगे ग्रोथ कर्व। तो ग्रोथ कर्व में अलग अलग फेजेस आती है, यहाँ पर मैंने डायग्राम लगाना शायद भूल चुका हूँ, तो अलग अलग फेज आती है, वो फेज में यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। लैग फेज होती है फर्स्टली, हमें पता है, उसके बाद आती है हमारी एक्सपोनेंशियल फेज, उसके बाद आती है हमारी सैचुरेशन फेज। ऐसे तीन फेज एक्चुअली में आपको ध्यान में रखनी है। तो लैग फेज होती है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ दिखाई देती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वहाँ पर कांस्टेंट ग्रोथ दिखाई देती है। और सैचुरेशन ग्रोथ मतलब कि सैचुरेशन ऐसी टाइम आ जाती है जहाँ पर हमें ग्रोथ तो होती है पर हमें सीन ही नहीं होता कि ग्रोथ हो रही है एक्चुअल में, ओके। मतलब कि जैसे हमारी ह्यूमन की बॉडी की बात करें तो हमें 18 साल तक हमारी एज मतलब 21 साल तक मैक्सिमम हमारी ग्रोथ होती है, तो दिखाई देती है फिजिकली। पर जब तक हम जिंदा है तब तक हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ तो ग्रो होता है, कुछ ना कुछ तो मतलब कि बंद होता है, या फिर पर वो ग्रोथ हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि हमारा फिजिकली ग्रोथ नहीं होता। पर मेंटली अगर हम बात करें तो ग्रोथ तो स्टार्ट ही होती है, फिर वो कौन सी भी सेल करो,
ओके, तो ग्रोथ तो स्टार्ट ही होती है पर वो सीन नहीं हो पाती है, तो इस बात का मतलब कि ग्रोथ ये सैचुरेशन फेज में आ जाते हैं, तो उस ग्रोथ कर्व जो है हमारा सैचुरेशन फेज में आता है, तो उसी कहेंगे हम ग्रोथ कर्व। तो इसी तरह से 3 फेज आती है, 4 फेज आती है बेसिकली, वो जो है 4th नंबर की फेज है वो आप एक बार देख लेना। ओके, उसके बाद देखेंगे ग्रोथ हार्मोन। तो अलग अलग ग्रोथ हार्मोन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, अलग अलग ग्रोथ हार्मोन। प्लांट हार्मोन है, ये इतना ध्यान में रखना, ग्रोथ हार्मोन है पर प्लांट हार्मोन है। हम बेसिकली बात किसके करें, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, मतलब कि प्लांट के बारे में, प्लांट की ग्रोथ और उसके मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में। तो ग्रोथ, तो ग्रोथ के लिए मैंने अरिथमेटिक ग्रोथ बता दी, जियोमेट्रिकल ग्रोथ बता दी, तो ये ग्रोथ तो मैंने बता दी, अलग अलग फेज बता दी ग्रोथ करके। अब उसमें हार्मोन, हार्मोन तो आपको पता ही है, हार्मोन मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रोथ के लिए, हो किसी भी इंक्रीज, किसी भी के मतलब कि किसी भी चीज़ को अगर जल्दी से जल्द करना है तो हार्मोन बहुत ही फास्टली काम कर देते हैं। तो ऑक्सिन हार्मोन है, जिबरलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, इथिलीन होता है, एब्सिसिक एसिड होता है। तो ये 5 फैक्टर है, जो मतलब ये 5 हार्मोन होते हैं प्लांट के अंदर, जो कि उसका पूरा सिस्टम जो है काम वर्क करते हैं इन 5 के बेस पर ये पूरा काम करते हैं। तो अभी ऑक्सिन क्या काम करता है, जिबरलिन क्या काम करता है, मैं आपको पॉइंट से पॉइंट एक्सप्लेन करता, पर यहाँ पर टाइम नहीं है, तो मैं आपको क्या करूँगा, आप क्या करना, मतलब कि ये पूछा तो नहीं जाता आपको, कहाँ पर पूछा जाएगा, तो एमसीक्यू में। पर आप बोर्ड मतलब कि फिजिक्स के पेपर में हमने देखा जो पॉइंट्स पर क्वेश्चन नहीं थे उन पर भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप एक बार इसे डिटेल में एक बार पढ़ लेना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है इसी चैप्टर का, मिनरल न्यूट्रिशन। माइनर न्यूट्रिएंट होते हैं, मेजर एलिमेंट, मतलब कि माइनर एलिमेंट होते हैं और मेजर एलिमेंट होते हैं। तो मेजर एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, मेजर एलिमेंट फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ओके, आयन, ये मेजर एलिमेंट में आते हैं। माइनर एलिमेंट कौन से होते हैं हमारे, तो मैग्नीस होता है, मैग्नीस होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है। उसके बाद तो अलग अलग जो है माइनर एलिमेंट होते हैं और मेजर एलिमेंट, तो इनके फंक्शन आपको देखना है क्या है। उसके बाद नाइट्रोजन साइकिल करनी है, नाइट्रोजन साइकिल डायग्राम दी हुई मतलब कि डायग्राम है आपके टेक्स्ट बुक में, अगर आप वो डायग्राम अच्छी तरह से देख लेते हो तो आपका काम हो जाता है नाइट्रोजन साइकिल में। ओके, सो नाइट्रोजन साइकिल में एक्चुअल में फैक्टर कौन सा काम करता है, कौन से एंजाइम्स काम करते हैं, वो आपको याद में रखना है, वो पूछा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, सो ये चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, मैंने पूरा एक्सप्लेन करके दिया है। ओके, तो आप एक बार मतलब कि टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, मैंने बताया उस तरह से अगर आप कर लेते हो, मतलब कि पहले माइंड मैप कर लेते हो वीडियो में से और टेक्स्ट बुक अगर पढ़ लेते हो तो आपका चैप्टर जो है स्ट्रांग हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा। सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रिस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। ओके, सो रिस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी, मतलब कि जो भी ह्यूमन रिस्पिरेशन, जो कि हाइड्रा में रिस्पिरेशन है, प्लानेरा में रिस्पिरेशन, तो अलग अलग रिस्पिरेशन, सर्कुलेशन, जो जितना भी सर्कुलेशन का टाइप होता है सभी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, एक एक पॉइंट को फोड़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पहले ही देखते हैं, देखो पीपीटीआर डायग्राम कितनी अच्छी दिखा रही है, तो डायग्राम देखकर ही मुझे लव हो रहा है एक्चुअली बायोलॉजी से, मतलब कि बायोलॉजी में अगर आप डायग्राम ही देखते हैं तो आपको अलग, मतलब कि अलग फीलिंग आती है। ओके, सो उसके लिए मैंने डायग्राम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी ऐड करने की कोशिश की है। तो ऑर्गन्स ऑफ द रिस्पिरेटरी एक्सचेंज, तो रिस्पिरेशन एक्सचेंज करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। तो हम प्लांट में अगर देखें तो प्लांट में हम गैसेज एक्सचेंज इन द प्लांट, तो प्लांट में अगर गैसेस एक्सचेंज करने वाले ऑर्गन्स देखेंगे तो कौन कौन से, तो एक लिव है, उसके बाद जो है स्टीम भी रिस्पिरेशन करती है। तो हमने सुना होगा कि लिव तो रिस्पिरेशन करती है प्लांट में, पर स्टीम भी करती है। तो लिप किससे, किसके हेल्थ से करती है, तो वो स्टोमेटा के स्टोमेटा प्रेजेंट होता है उसके हेल्थ से जो है गैसेस एक्सचेंज करती है। ओके, एटमॉस्फेयर में, मतलब कि एक्सचेंज करती है एटमॉस्फेयर और वो लिप के बीच में, तो ये वो गैसेस एक्सचेंज होता है उनके बीच में। उसके बाद स्टीम जो होती है, जो कि लेंटिसेल के मदद से जो है एक्सचेंज करती है गैसेस। ओके, उसके बाद देखेंगे रिस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो रिस्पिरेशन इन एनिमल्स में बेसिकली ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे हम, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो डायग्राम देखो भैया, डायग्राम कितनी ज़बरदस्त है। तो एक बार इस डायग्राम की अगर मैं बात करूँ तो आपको बाहर की तरफ से देखकर अंदर की तरफ से जाना है, मतलब कि फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे नॉस्ट्रिल, जो कि हमारे नॉस्ट्रिल्स होते हैं। ओके, उसके बाद आती है हमारी नेसल कैविटी, उसके ओके, तो उसके बाद आती है हमारा फैरिंग्स, जो कि फैरिंग्स होता है, उसके नीचे आता है हमारा लैरिंग्स, उसके बाद आता है हमारा ट्रैकिया, और ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर दिया नहीं गया है। ओके, तो ठीक है,
तो राइट ब्रोंकाइस, उसके बाद ब्रोंकाइस, उसके बाद राइट लंग्स। तो ये ऐसे हमारी प्रोसेस होती है। अलवेलाई तक पहुंचना होता है हमें। तो अलवेलाई जो है हमारी बेस्ट, मतलब कि यहाँ पर ही हमारे रिस्पायरेशन होते हैं, यहाँ पर ही एक्चुअल प्रोसेस अलवेलाइज में होता है। ओके, तो अलवेलाइज अगर देखी जाए तो हमें मतलब कि हमारे ग्रेप्स जो होते हैं, ग्रेप्स का अगर बंडल हम दे लें तो एक्चुअल में वैसे ही डायग्राम बना देना। ग्रेप्स का बंडल अगर आपने देखा होगा, ग्रुप ऑफ बंडल, तो वही मतलब कि ग्रुप्स ऑफ ग्रेप्स देखी जाए तो उसके डायग्राम लाइक अलवेलाइज। ओके, सो फेरिंग से, लैरिंग से अगर एक एक पॉइंट भी अगर आप इनका कह देते हो कि मतलब कि नॉस्ट्रिल का आपको कुछ कहना नहीं होता। हाँ, नॉस्ट्रिल्स का आपका कह सकते हो कि एक्सटर्नल एक्सटर्नल पोर्स ऐसे कुछ कह सकते हो। नेसल चैम्बर, उसके बाद फेरिंग्स कह सकते हो, लैरिंग्स कह सकते हो। ओके, फेरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स क्या होता है, एक एक पॉइंट भी अगर आप एक्सप्लेन कर देते हो तो आपका टेंशन मतलब कि ज़्यादा से मतलब कि ज़्यादा मार्क्स लाने की ज़्यादा मार्क्स आपको दे सकते हो। ओके, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन अगर हम देखें तो मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन में आता है ब्रीथिंग, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, इंटरनल रिस्पिरेशन और सेलुलर रिस्पिरेशन। तो एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। तो ब्रीथिंग अगर देखें तो ब्रीथिंग एक्चुअल में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। तो लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में हम क्या एक्सचेंज कर रहे हैं, एयर, एयर मतलब कि गैस एक्सचेंज कर रहे हैं। ओके, सो उसके बाद एक्सटर्नल रिस्पिरेशन की बात करें तो एक्सटर्नल रिस्पिरेशन मतलब कि जो भी हमारी एक्सटर्नल नॉट्रिल्स से लेकर, यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल नॉट्रिल्स से, ओके, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर जितना भी हमारा मतलब कि ब्रोंकाई है, ओके, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई तक जो होता है हमारा एक्सटर्नल रिस्पिरेशन होता है। और इंटरनल रिस्पिरेशन एक्चुअल में स्टार्ट होता है हमारा अलवेलाइज के, ब्रोंकाई से लेकर अलवेलाई, वहाँ पर इंटरनल रिस्पिरेशन होता है। और सेलुलर रिस्पिरेशन कहाँ पर होता है, जब टिश्यू टिश्यू और अलवलाई और ब्लड इनके कांटेक्ट में जब हमारा एयर मतलब कि गैसेस एक्सचेंज होता है टिश्यू में, अगर मतलब कि जो भी मैंने गैस लाई है एल्वेलाई में, वो मैं जब सेल को प्रोवाइड करूंगा और सेल का यूज़ करेगी तो उसे कहेंगे हम सेलुलर रिस्पिरेशन। तो बहुत ही बेसिक मतलब कि उसे कहें से नीचे कंसेप्ट, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट को पकड़ा हो। ओके, ब्रीथिंग क्या होती है, एक्सचेंज कर रहे एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर से लेकर लंग्स से। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन बेसिकली क्या है, एक्सटर्नल नॉट्रिस से लेकर ब्रोंकाई तक जो भी एयर ट्रांसफर हो रही है उसे एक्सटर्नल रिस्पिरेशन कहेंगे। उसके बाद ब्रोंकाई से लेकर जो भी अलवेलाई तक हमारी एयर पहुंच जा रही है उसे इंटरनल रिस्पिरेशन कहेंगे। और वो जो एयर हमने अलवेलाई में लाई है उसे सेल यूज़ करके मतलब कि हमारे बॉडी के लिए यूटिलाइज करता है वो टिश्यू, उसे कहेंगे हम सेलुलर रिस्पिरेशन। तो बस इससे नीचे नहीं कंसेप्ट जा सकता। ओके, सो आप इतना तो समझ ही सकते हो। ओके, क्योंकि भैया मुझे भी पता है, मैंने भी बोर्ड एग्जाम दिए थे, मास्टर कैसे पढ़ाते हैं हमें पता है। मास्टर इतनी थ्योरी हमें पढ़ा देते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि पढ़ना क्या है, हमें टॉपिक ही भुला देते हैं, इतना हमें थ्योरी पढ़ा देते हैं। तो मैं आपको बेसिकली मतलब कि जो कंसेप्ट है वो बता रहा हूँ। अगर आप कंसेप्ट समझ जाते हो, एक बार टेक्स्ट बुक में पढ़ जाते हो, तो आपसे बढ़िया पेपर कोई नहीं लिख पाता। क्योंकि जो भी रटा होता है, जो बच्चा रटता है ना वो बेसिक मतलब कि अटक जाता है, जो रटता है वो अटक जाता है, पर जो कंसेप्ट को समझ जाता है वो बहुत आगे जाता है। ओके, सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखेंगे हम कॉमन डिसऑर्डर ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो कॉमन डिसऑर्डर ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम, अब बेसिक पता ही हमें, अच्छी बात अगर होती है तो बुरी बात भी होती है। तो डिसऑर्डर तो आएंगे ही, रिस्पिरेटरी सिस्टम आ गया और हमें चला रही है, हमारे बॉडी को कौन चला रहा है, एक्चुअल मतलब कि एक्चुअल में देखेंगे तो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, इसलिए तो पूरी बॉडी चल रही है, एयर हमारे पास आ रही है, ऑक्सीजन आ रहा है, इसीलिए तो पूरी बॉडी का मैकेनिज्म काम कर रहा है। तो अब अगर वो पार्ट इतना मतलब कि इतना यूजेबल है हमारे पास तो उन्हें तो डिसऑर्डर होगा ही। तो उसके लिए अलग अलग डिसीज मतलब कि जो भी डिसऑर्डर हो सकते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम के, मैंने पूरा चार्ट में इंक्लूड किया है। तो ये चार्ट अगर आप पढ़ लेते हो तो इसमें आपको सिम्टम्स, कॉजेस, कौन से डिसऑर्डर का कौन सा सिम्टम्स है, कौन सा कॉजेस है, कौन सी ट्रीटमेंट है, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हमारे डिसऑर्डर है, उतना डिसऑर्डर का सब सिम्टम्स, कॉजेस और ट्रीटमेंट मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया हूँ, आप पढ़ सकते हो। ओके, उसके बाद सर्कुलेशन इन एनिमल, आप रिस्पिरेशन तो हमने देख लिया, रिस्पिरेशन देख लिया, पूरा रिस्पिरेशन सिस्टम देख लिया। अब सर्कुलेशन की बात करी जाए, सर्कुलेशन इन एनिमल, टाइप्स ऑफ ब्लड वास्कुलर टिश्यू। अब जो ब्लड वास्कुलर टिश्यू होते हैं मतलब कि जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम होती है वो अलग अलग टाइप्स की होती है। जैसे कि ओपन सर्कुलेशन, अब फिश अगर हम बात करें, फिश करें, जो भी लोअर क्लास एनिमल आते हैं उनमें ओपन सर्कुलेशन होती है, पर हमें हमें जो होती है क्लोज सर्कुलेशन होता है। तो इंपॉर्टेंट बात अगर हमें इसमें देखें तो वुमन हार्ट शो
डबल सर्कुलेशन। एक्चुअल में यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या होना चाहिए था। यहाँ पर है ह्यूमन हार्ट शो डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पर हार्ट है। ओके, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है जरा सा। ओके, सो आप ये हमारा मतलब कि ये जो सेंटेंस है यहाँ पर थोड़ा जो है चेंज कर दो। ह्यूमन हार्ट शो डबल सर्कुलेशन। जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है वो क्या करता है, डबल सर्कुलेशन करता है। तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है वो भी देख लेते हैं। अब उतना टाइम नहीं एक्सप्लेन करने को क्योंकि बहुत पॉइंट पड़े, पर आप डबल सर्कुलेशन की जो भी डायग्राम है वो देखकर समझ सकते हो एक्चुअल में क्या होता है। ओके, सो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की बात करूँ तो रेड ब्लड कॉर्पसल, उसे और में कहते हैं इरिथ्रोसाइट। अब मैं बताता हूँ बोर्ड मतलब कि बोर्ड वाले क्या कहते हैं। एक्चुअल में बोर्ड वाले का ये पैटर्न नहीं था, ये पैटर्न हमारा एनसीईआरटी से एक उठाया गया है। तो इसमें क्या है, इरिथ्रोसाइट पूछा जाता है आपको, क्योंकि आरबीसी को सबको पता है पर इरिथ्रोसाइट सभी को पता नहीं था। तो इरिथ्रोसाइट और में नाम है आरबीसी को, तो ये आपको ध्यान में रखना है। वाइट ब्लड कॉर्पसल ल्यूकोसाइट, इसे कहते हैं हम डब्ल्यूबीसी, जो और में नाम है ल्यूकोसाइट। तो 2024 में बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था कि इरिथ्रोसाइट का लाइफ स्पैन क्या है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि आरबीसी का लाइफ स्पैन क्या है 120 डेज, आप इजीली बता पाते, पर आरबीसी ही और में इरिथ्रोसाइट कहते हैं, वो हमें पता नहीं था। तो सवाल गलत हो गया। तो इरिथ्रोसाइट जिसको पता था कि आरबीसी को ही इरिथ्रोसाइट कहता है, तो वो बंदा तो इजीली वो क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाता है। ओके, तो और नाम आपको याद रखने हैं। ओके, तो डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं। तो आरबीसी के बारे में अगर देखें तो लाइफ स्पैन जो है 120 डेज का होता है। द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड द इरिथ्रोपोइसिस। वेरी शॉर्ट आंसर में पूछा गया था। अभी शायद क्या पूछा जा सकता है मैं आपको बताऊँ। इंक्रीज इन आरबीसी इज कॉल्ड एज द पॉलीसाइथेमिया, ये पूछा जा सकता है। डिक्रीज इन आरबीसी इज कॉल्ड एज द इरिथ्रोसाइटोपेनिया, ये पूछा जा सकता है। तो ये दो कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं। तो फॉर्मेशन आरबीसी उसे कहेंगे। इरिथ्रोपोइसिस जो कि पूछा गया था पिछले साल, इस साल कहता है मतलब कि कहना नहीं आता कि पूछा भी जा सकता है, पर ये दो कंसेप्ट पूछ सकते हैं आप जैसे पॉलीसाइथेमिया क्या होता है और इरिथ्रोसाइटोपेनिया क्या होता है। तो ये ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद में डब्ल्यूबीसी की अगर बात करूँ तो वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, तो इसकी डायग्राम जो है पूछी जाएगी। डायग्राम जो है पूछी जाएगी, तो डायग्राम आपको कर लेना है। न्यूट्रोफाइल्स, वैसोफाइल्स, यूओसिनोफाइल, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ऐसे 5 टाइप्स पड़ते हैं डब्ल्यूबीसी के। तो ये आपको करना है। ओके, सो अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो नेक्स्ट क्या आता है हमारा हार्ट। ओके, हार्ट की बात करूँ तो हार्ट में कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। अगर मैं हार्ट के बारे में बात करने लगूँ तो आपको मतलब एक लेक्चर ले सकता हूँ मैं 1 घंटे का हार्ट के ऊपर। बेसिक मतलब कि सिर्फ हार्ट के ऊपर तो इतना कंसेप्ट है हार्ट पर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। पर यहाँ पर टाइम का बहुत ही मतलब कि टाइम मैटर कर रहा है। तो टाइम को मैटर करते हुए हम कंडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट, वो इसकी डायग्राम आपको करनी है। उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ये आपको करना है। तो ये 2 डायग्राम आप करते हो तो हार्ट का जितना भी टॉपिक आता है उसके ऊपर आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, क्योंकि डायग्राम करना है मतलब कि सिर्फ डायग्राम रटना नहीं है आपको। जो ये नाम है ना, ऐसे नोड हो गया, ये नोड, इनका कंसेप्ट भी समझ कर जाना है। ओके, उसके बाद ब्लड प्रेशर है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये कंसेप्ट जो है एक बार इनका डेफिनेशन पढ़ के जाना, बस इतना ही है। ब्लड ब्लड प्रेशर क्या होता है एक्चुअल में, मतलब कि ब्लड वॉल पे प्रेशर पड़ता है। ब्लड जो है ब्लड वॉल पे प्रेशर प्रेजेंट का जो वॉल पर प्रेशर होता है क्रिएट होता है उसे के ब्लड प्रेशर कहते हैं। ओके, सो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, सो ये जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है कम से कम टाइम में मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कराऊँ, इतने ही मतलब कि कम से कम स्लाइड में। ओके, सो सब कंसेप्ट जो है मैंने यहाँ पर आइसोलेट कर दिया हुआ इस वीडियो में, आप देख सकते हो। ओके, सो अगर आपको एक कंसेप्ट सब अंडरस्टैंडिंग हो रहे हैं और बहुत ही ईजी कंसेप्ट में समझ आ रहा है तो अभी अभी लाइक तो कर दीजिएगा। ओके, क्योंकि आप देख लेते हो पर लाइक करना भूल जाते हो, तो लाइक कर दीजिएगा। मुझे लाइक से कुछ लेना देना, पर मोटिवेशन बना रहता है कि कोई नहीं स्टूडेंट को समझ में आ रहा है तो ऐसा मुझे समझ में आएगा। ओके, सो लाइक कर देना। क्योंकि आप ऐसे ऑफलाइन क्लास में होता है तो फीडबैक तो कुछ ना कुछ देते हो स्टूडेंट मतलब कि टीचर को, आपके भैया हो जो भी आपको पढ़ाते होगे। सो मुझे भी एक भैया समझकर लाइक कर देना प्लीज़। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है
कि कौन सी तरी मतलब कि ऐसी सिस्टम है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रही है और कोऑर्डिनेट कर रही है। तो ऐसी कौन सी सिस्टम है, आपको पता है नर्वस सिस्टम है जो कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है और कोऑर्डिनेट करती है। तो देखी जाए कि ये नर्वस सिस्टम का पार्ट क्या है और कैसे कंट्रोल कर पाती है हमें। तो दो पार्ट होता है, एक नर्वस सिस्टम मतलब कि नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है और केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। नर्वस सिस्टम तो हमें कंट्रोल कर रहे हैं, उसी के साथ साथ हमें हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन मतलब कि कुछ ग्लैंड्स है जो कि ग्लैंड्स हमें जो है हमें कंट्रोल कर रही है। तो नर्वस सिस्टम में इंपॉर्टेंट आता है हमारा ब्रेन, और केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमारी ग्लैंड आती है, जैसे कि पैनक्रियाटिक ग्लैंड हो गई, थायराइड ग्लैंड हो गई, पीनियल ग्लैंड होगी, जितने भी हाइपो ओके मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड का भी मास्टर ग्लैंड जिसे कहते हैं हाइपोथायराइड ग्लैंड। तो ये हाइपोथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ये सब डिटेल में इस मतलब कि डिटेल में नहीं और भी इसमें करेंगे हम। ओके, क्योंकि ये माइंड मैप है बेसिकली, तो इसमें जितना आपको सफिशिएंट मैं दे सकता हूँ कम से कम टाइम में, मैं पूरी कोशिश करूँगा। ओके, सो नर्वस सिस्टम की अगर बात करूँ कि नर्वस कोऑर्डिनेशन की, तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में अगर 3 पॉइंट आते हैं, नर्वस सिस्टम इन हाइड्रा, नर्वस सिस्टम इन प्लानिरा और नर्वस सिस्टम इन नर्वस सिस्टम ह्यूमन नर्वस सिस्टम एक्चुअली। ओके, ह्यूमन से मतलब कि नर्वस सिस्टम इन एनिमल, ओके, ह्यूमन नर्वस सिस्टम देखेंगे। तो नर्वस सिस्टम इन हाइड्रा की बात करूँ तो आप इसमें मतलब कि हाइड्रा की पूछा नहीं जाता, पर डायग्राम कर लेना, डायग्राम पूछा जाता है, उसके बाद प्लानिरा आता है। ओके, ह्यूमन नर्वस सिस्टम हम डिटेल में देखेंगे, ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या है। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ओके, सो हमारी ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है ना, उसमें तीन मतलब कि तीन पार्ट आते हैं, सीएनएस, तीन सिस्टम आती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, जिसे शॉर्ट फॉर्म है सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। अब मैं शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ करूंगा जिससे कि आप मतलब कि कम। तो सीएनएस में अगर दो मतलब कि सीएनएस के दो पार्ट आते हैं, उसमें आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो आते हैं, क्रैनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। उसके बाद देखेंगे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आती है। ओके, सो इतना ही आपको ध्यान में रखना है, आपको इतना ही ध्यान में रखना है। ओके, सो इसके ऊपर कुछ ध्यान नहीं रखना। अब थोड़ा सा कलर चेंज करते, ओके, कलर चेंज करके देखते क्या है। थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना ये कलर, ओके, तो ये कलर यूज़ करेंगे हम। सो ये कलर यूज करेंगे। तो इसके में अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम ब्रेन, ये पार्ट मेजर है तो ब्रेन पार्ट देखेंगे, स्पाइनल कॉर्ड देखिए। ऐसा देखा जाए तो सभी पार्ट इंपॉर्टेंट है, वो बात नहीं है, सभी पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है। पर अब जो एक्सप्लेन करने की बात है तो मैं ब्रेन को एक्सप्लेन करूँगा। ब्रेन में 3 पार्ट आता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आता है सेरेब्रम, जो कि लार्ज पार्ट होता है हमारा ब्रेन का। उसके बाद आता है डाइनसेफेलॉन, और मिड ब्रेन में आता है ऑप्टिकल लोब्स, ऑप्टिकल ओके, तो ऑप्टिकल काइस्मिक, और उसमें आता है हमारा हिंड ब्रेन। तो ओके, हिंड ब्रेन का आता है सेरेबेलम, जो कि सेकंड लार्ज पार्ट होता है हमारा ब्रेन का। और उसके बाद आता है पॉन्स वेरेलिन, और उसके बाद आता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। ओके, सो ये सभी पॉइंट आपको मतलब कि एक एक डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है, और उसके बाद इनका मतलब कि ये फंक्शन आपको ध्यान में रखनी है। बस इतना ही, फंक्शन में आप एक एक दो दो पॉइंट भी अगर याद में रख लेते हो तो आपका हो जाता है। ओके, सो अब अगर हमारी पार्ट की बात करी जाए तो हमारे पास अलग अलग पार्ट आते हैं। अब आई है, जैसे कि ईयर है, तो आई की बात करें तो आई में अलग अलग पार्ट आते हैं, जैसे कि स्क्लेरा है, रेटिना है, क्वाड्रेट है, अलग अलग लेयर है। तो ये लेयर की ये डायग्राम जो है ना, ये लेयर के ऊपर क्वेश्चन आता है, कौन सी लेयर कितने नंबर पर है, इतने इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है। और उसके बाद आई जो है, इसकी डायग्राम आपको याद रखनी है, डायग्राम पूछी जा सकती है। ओके, उसके बाद ईयर की अगर बात करें तो ईयर में 3 पार्ट्स आते हैं, वो आपको भी पता होगा। ओके, तो ये 3 के पार्ट मतलब कि जो कौन सा स्मॉल वाला है, कौन से मतलब कि लार्ज है, मीडियम है, तो उसके बेस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब कि सीरीज में आपको लगाना होता है, तो इसके बेस पर डायग्राम सो पूछा नहीं जाता, पर अगर क्योंकि कठिन डायग्राम है, थोड़ी सी हार्ड है, तो आपको अगर पूछा भी गया तो कर लेना, कोई हार्ड नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें 3 से 4 नाम भी आपको ध्यान में रहे तो बहुत ज़्यादा हो गया। ओके, इतने सारे नाम आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको क्या ध्यान में रखना है, मेन पार्ट तो यही है आपके पास, ये 3 पार्ट, स्टेपस, इनकस और मैलस, ये 3 पार्ट होते हैं हमारे वैसे मतलब इसके। ओके, उसके बाद आता है डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम को अलग अलग डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो डिसऑर्डर कौन से हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में फर्स्ट हमारा डिसऑर्डर आता है परकिंस डिसीज।
पर्किंस डिसीज, उसके बाद सेकंड आता है अल्ज़ाइमर डिसीज। तो अल्ज़ाइमर डिसीज और पर्किंस डिसीज की सिर्फ डेफिनेशन पढ़ना है। अगर नहीं भी करते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि सिर्फ आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम, तो उसमें पर्किंस डिसीज ऑप्शन में दिया जाएगा, अल्ज़ाइमर डिसीज ऑप्शन में दिया जाएगा। ओके, उसके बाद देखेंगे हमने अभी देखा हमारे बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है, दो, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। और केमिकल नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमने नर्वस सिस्टम देखा है, जिसमें हमने सीएनएस, पीएनएस, एएनएस देख लिया। सीएनएस में हमने ब्रेन देख लिया, स्पाइनल कॉर्ड देख लिया, उसमें हमने मतलब कि हमारा पीएनएस में हमने अलग अलग रॉड्स देख लिए, उसमें हमने स्पाइनल कॉर्ड्स होके क्रॉनियल्स कॉर्ड वो अलग अलग देख लिया। उसके बाद एएनएस में हमने देख लिया सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। और अब केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात अगर करूँ तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जो कि क्या करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सिक्रेट करती है। अभी जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ना, हार्मोन सिक्रेट करने का इसका काम होता है, और अलग अलग हार्मोन, मतलब कि अब एंडोक्राइन ग्लैंड में देखी जाए तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो कि ऐसे हार्मोन सिक्रेट करते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं डायरेक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी की ग्लैंड की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या करते हैं, मास्टर ग्लैंड। अब मास्टर ग्लैंड को कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या कहें, हाइपोथैलेमस को क्या कहेंगे, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ओके, तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इज कॉल्ड एज अ हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस ऐसे कोई हार्मोन सिक्रेट करते हैं जो कि डायरेक्टली किसे कंट्रोल करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ग्रोथ हार्मोन्स से बहुत सारे हार्मोन्स है, एल पी एच, ओके, ये पी एच, एल पी, तो ऐसे बहुत सारे हार्मोन जो है सिक्रेट करते हैं। उसके बाद पीनियल ग्लैंड आती है, थायराइड ग्लैंड आती है, थायराइड ग्लैंड ओके, थायराइड ग्लैंड होती है। उसके बाद पैराथायराइड ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और पैनक्रियास है। पैनक्रियास जो है इंसुलिन और मतलब कि अल्फा सेल बीटा सेल होती है, जो कि अल्फा सेल होती है गोनेडन हार्मोन सिक्रेट करती है, जो कि हमारा मतलब कि गोनेडम। और उसके बाद जो हमारी बीटा सेल्स होती है वो सिक्रेट करती है हमारा इंसुलिन। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो बेसिक आपको अगर आप पढ़ लेते हो इनके बारे में तो हो जाता है, इतना डिटेल जाने की कोई बात नहीं है, ज़्यादा से कुछ पूछा नहीं जाता। ओके, सो ये होता है हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन, और उसके साथ केमिकल कोऑर्डिनेशन हमने कंप्लीट कर लिया। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये चैप्टर भी हमारा कंट्रोल है। ओके, मतलब कि कंप्लीट कर दिया। तो अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट करेंगे हम। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगी इन्हीं चैप्टर्स पर आपको मतलब कि बहुत सारे जो अलग अलग मतलब कि बहुत सारी थ्योरी पढ़ा के देखते हैं, पर हमारा कंसेप्ट बहुत ही इजी है। हम कंसेप्ट को समझ रहे हैं यहाँ पर। ओके, माइंड में आप समझ रहे हैं पीडीएफ पर, और कंसेप्ट को समझ रहे हैं, उसके बाद टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे तो हमारा चैप्टर जो है बहुत ही अच्छे तरह से बिल्ड हो जाएगा। ओके, सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकता है मैंने सभी इंक्लूड किया है। आप एक बार देख लेना, और पेपर होने के बाद मैं आपको फिर से एक बार आऊँगा और आपको दिखाऊंगा कि मैंने इस स्लाइड, मेरी स्लाइड आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि इस स्लाइड पर मैंने ये टॉपिक आपको बताया था, और उसी के बेस पर उसी के ऊपर जो है क्वेश्चन आए हैं। ओके, सो याद रखना, मैं पेपर के बाद भी आऊँगा। ओके, जैसे ही आपका पेपर खत्म होता है मैं वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो फर्स्ट इसमें बात करें तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो इम्यूनिटी के ऊपर कौन से क्वेश्चन आता है, मतलब ये एक ब्रीफ क्वेश्चन आ सकता है, तो एक्सप्लेन इन द ब्रीफ द इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप्स। तो उस पर आता है इन एनिमेट। ओके, इन एनिमेट इम्यूनिटी, जो कि हमारे बोन्स मतलब इन बोन इम्यूनिटी कहते हैं। उसके बाद आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो अभी इन एनिमेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्चुअल में होती क्या है, तो इन एनिमेट इम्यूनिटी जो कि हम बचपन से लेकर हम मतलब कि बचपन से हमारे अंदर पैदा होती है, जैसे कि माँ के मिल्क से आती है विटामिन ए, जो कि वो भी हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है अच्छी तरीके से। तो वो जो है मतलब कि हम जन्म हेतु से हमारे पास होती है। पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, जो कि हम लाइफ में एक्वायर्ड करते हैं, एक्सटर्नली एक्वायर्ड करते हैं, जो कि हमारा नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता। जैसे कि हम पोलियो आया था, वैक्सीन हम लेते हैं, तो वैक्सीन हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हम इम्यूनिटी को थोड़ा सा चैलेंज देते हैं, और जैसे ही वो उस चैलेंज को कंप्लीट करता है तो उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सो उसके बाद नेक्स्ट अगर टॉपिक पे बात करूँ तो ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप पे इस टॉपिक पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो पूरा से पूरा ये कंसेप्ट पूछा जाएगा कि मुझे पूरा डायग्राम एक्सप्लेन करके दो। मतलब कि डायग्राम ऐसे नहीं पूछेगा, क्योंकि ये चार्ट है, तो ये चार्ट को कंसेप्ट पे के बेस पर क्वेश्चन में पूछा वैसा, मतलब कि किस तरह से पूछा जाता है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप एक्सप्लेन,
एक्सप्लेन इन डिटेल एबीओ ब्लड ग्रुप एंड इट्स टाइप, मतलब कि ब्लड ग्रुप के अलग अलग टाइप्स एक्सप्लेन करो और उसके जीनोटाइप्स एंटीजन सब हमें बताओ। डिटेल अगर कह रहे हैं तो जीनोटाइप एंटीजन सब आपको बताना पड़ेगा। एंटीबॉडी क्या है, कैन डोनेट, किसे डोनेट करता है, कौन रिसीव कर सकता है, सब आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। सो एक एक ब्लड ग्रुप देखेंगे। तो ब्लड ग्रुप ए देखेंगे हम। तो ब्लड ग्रुप ए के जीनोटाइप अगर बात करें तो ए आई, मतलब कि आई के ऊपर ए लग जाएंगे दोनों। एंटीजन ए का एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी बी होती है। ओके, ए का एंटीजन ए ही होता है, एंटीबॉडी बी होती है। और उसके बाद ए जो है बी, ए बी को डोनेट कर सकता है, उसके बाद ए को डोनेट कर सकता है। और रिसीव किसके साथ, किसके मतलब कि किससे रिसीव कर सकता है, ओ से। ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है तो ए से रिसीव करेगा और ए से रिसीव करेगा। ओके, बी वाला जो है वो एंटीजन होता है बी का और एंटीबॉडी होता है ए का, जो कि डोनेट कर सकता है बी को और ए बी को। ए बी जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, क्योंकि ये ए बी को डोनेट करेगा और ए बी जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है तो एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है तो वो डोनेट करेगा तो हमें तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो ये किससे रिसीव, मतलब कि किससे एक्सेप्ट करेगा, ये किससे रिसीव करेगा, तो बी और ओ से। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात करें तो ए बी होता है, जिसका जीनोटाइप आप देख रहे हो यहाँ पर एंटीजन ए एंड बी। और इसके पास एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता क्योंकि ये यहाँ पर कोई भी जो है, मतलब कि कोई भी इसे डोनेट कर सकता है और ये किसी का भी जो है एक्सेप्ट करता है, किसी भी कोई भी ब्लड ग्रुप हो उसे एक्सेप्ट करता है। तो ये सबका जो है सबके के पास से रिसीव कर सकता है, पर डोनेट सिर्फ ए बी को करेगा। ओके, उसके बाद यूनिवर्सल डोनर की अगर बात करें तो आईओ आप देख लो एंटीजन। और इसके बाद एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि ये सभी को डोनेट करता है। ओके, और एंटीबॉडी जो है ए और बी जो है एंटीबॉडी होती है, तो ये आप एंटीबॉडी देख लीजिए तो रिसीव कर सकते हो, देख लेना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कॉमन ह्यूमन डिसीज, कि ह्यूमन को अलग अलग डिसीज होती है। ये कॉमन डिसीज हो जो कि आप मतलब कि डेली लाइफ में देखते हो। तो मलेरिया है, आमेबाइसिस है, एस्कैरिसिस है, फिलैरिसिस है, टाइफाइड है, निमोनिया है, कॉमन कोल्ड है, रिंगवर्म, डेंगू, कैंसर, एड्स। तो ये जो है ये आपको कॉमन डिसीज आपके डेली लाइफ में दिखाई देते हैं। अगर आज भी आप देखो तो आपके आस पड़ोस में हो गए, आपके घर में भी हो गए, आपको भी हुआ होगा मलेरिया। ओके, तो ये मतलब कि आप रिलेट कर सकते हो अपनी डेली लाइफ से कि क्या होता है। अगर आपको हुआ है तो आपको एक्सपीरियंस होगा। ओके, तो मतलब कि आपको पता ही होगा कि क्या होता है एक्चुअल में। पर आपको नहीं पता होगा तो आप बुक में जाओ, तो आपको क्या पढ़ना है इन डिसीज़ का मैं आपको बताता हूँ। साइन एंड सिम्टम्स, कि कौन से सिम्टम्स है उतना पढ़ना है। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो किसके थ्रू, मतलब कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है, कि इन्फेक्शन से, नॉन इन्फेक्शन से ट्रांसमिशन कैसे होता है इनका, मतलब कि एक ह्यूमन से अलग ह्यूमन में ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, कि इसका डायग्नोसिस क्या होता है, किसकी वजह से, मतलब कि कौन सी मेथड होती है डायग्नोसिस करने की, इसमें क्या ट्रीटमेंट है, इतना आपको करना है। उसके बाद प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अगर आप ये 4 पॉइंट सभी के कर लेते हो, एक एक दो दो भी पॉइंट इनमें करते हो, तो सब टाइम सब पॉइंट्स, तो आपका मतलब कि पूरे हो जाता है। तो पूरे डिसीज मुझे नहीं करना है, मुझे पता है इंपॉर्टेंट डिसीज क्या है। मैं इंपॉर्टेंट डिसीज आपको मार्क करा देता हूँ। मलेरिया के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैंसर, एड्स, और उसके बाद निमोनिया, टाइफॉइड, तो इनके ऊपर तो क्वेश्चन आ रही है। पर आपको पूछा जाएगा, मतलब कि इनके ऊपर डिटेल क्वेश्चन आ सकते हैं, रिंग वन पे ऊपर क्वेश्चन आ सकता है डिटेल। पर अब एमसीक्यू में तो कोई भी पूछा जा सकता है। तो एमसीक्यू में आपको, एमसीक्यू अगर पूछा, मतलब कि एमसीक्यू पूछा गया तो एमसीक्यू में बताना है। तो एमसीक्यू किसके बेस पर पूछा जाता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन या प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। मैं आपको बताऊँ, आप इजीली मतलब कि इजीली ये कर सकते हो सभी, मतलब कि सभी जितने भी हमारे 11 डिसीज है, 11 डिसीजेस है, इनके सिम्टम्स, ट्रांसमिशन मोड, उसके बाद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ये कर सकते हो। तो कैसे कर सकता है मैं बताता हूँ। अब सिम्टम तो बेसिक, मतलब कि देखा जाए आसपास मतलब कि 19-20 का फर्क होता है। सिम्टम्स थोड़ा ऊपर नीचे करोगे तो आप सेम ही दिखाई देगा आपको। तो आप क्या करना, वो सभी को एनालिसिस करना और जो भी सेम आपको दिखाई दे रहे हैं वो एनालिसिस करके मतलब कि सिम्टम्स में डाल देना। तो 2 से 3 सिम्टम्स डालना जो कि सभी में आप लगा सको। सभी मतलब कि सभी डिसीज़ में ऐसे 3 से 4 सिम्टम्स है, मैंने देखा है। मैं अब यहाँ पर स्लाइड में ऐड करने वाला था पर करा नहीं। ओके, तो ये इतना समय मतलब कि रह गया वो ऐड करने का। पर मैं आपको बता दे रहा हूँ आपको क्या करना है। आप 3 से 4 सिम्टम ऐसे जो कि सारे डिसीज में लगा सकते हो।
और मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है 2 से 3 ट्रांसमिशन मोड ऐसे है जो कि सारे में लगा सकते हो, फिर से कैंसर और एड्स को छोड़कर, क्योंकि कैंसर और एड्स जो है ब्लड के थ्रू ट्रांसमिशन होते हैं या फिर हमारे थूके से, पर मलेरिया और इनके अलग अलग ट्रांसमिशन मोड है। ओके, उसके बाद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस तो आप मेथड से ही करोगे ना, तो वो जो मेथड कैंसर के लिए वो एड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, डेंगू के लिए, तो लिख देना ना। लिखने से क्या होता है, इतना डिटेल तो एग्जामिनर देख नहीं पाता, तो आपको क्या करना है, डायग्नोसिस के 3 से 4 मेथड लिख के देना, जैसे कि हमारी हो गई। ओके, तो 3 से 2 मेथड, जैसे कि एक्सरे मोड हो गया हमारा, गैमा मोड हो गया, तो ये डायग्नोसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे कि हमारा मतलब कि अलग अलग टेक्निक्स है। ओके, कीमोथेरेपी जो एडस कैंसर के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ये अलग अलग टेक्निक है जो लिख देना। भले ही वो डायग्नोसिस टेक्निक्स का मलेरिया में, कैंसर की डायग्नोसिस टेक्निक को मलेरिया में नहीं यूज़ करते, पर आप लिख देना, क्योंकि आपको पेपर भरना है, तो सिर्फ भरना दिखना चाहिए। पेपर देखने वाला इतना डिटेल नहीं देखता, तो आपको 3 से 4 इतना यूज़ करना है। पर आपको याद रखना है कि कैंसर के लिए कौन सी डायग्नोसिस होती है, एड्स के लिए कौन सी डायग्नोसिस होती है, क्योंकि वो आगे काम आएगा जब भी आप मेडिकल फील्ड में अच्छा काम, मतलब कि अच्छे कोर्स में जाते हो, तो आपके लिए काम आता है। ओके, उसके बाद प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, वही बात सिम्टम्स वाली जैसी बात मैंने आपको कही कि सिम्टम्स में 3 से 4 ऐसे पॉइंट है जो कि सभी में आते हैं। उसके बाद प्रिवेंशन और कंट्रोल में भी वैसी बात है। प्रिवेंशन आप वही कर सकते हो कि डिस्टेंस बना के रख सकते हो। ओके, डिस्टेंस बना के सकते हो, हाइजीनिक रह सकते हो, थोड़ा मतलब कि क्लीन और क्लीन रह सकते हो, अपने क्लॉथ यूज़ नहीं करने देना है किसी को। ओके, उसके बाद हमारे फूड में थोड़ा सा क्लीन होना चाहिए, तो ये आप प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में इतना कर ही सकते हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट क्या रह जाता है हमारा इसमें, तो ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडिशन। एडिशन ये आता है ड्रग्स एब्यूज, मतलब कि ड्रग्स के एडिशन होते हैं। तो ड्रग्स बेसिकली कौन से हैं, एपियोड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोकेन, ये 3 ड्रग है जो कि मतलब कि ये 3 ड्रग्स है जो MCQ में पूछा जा सकता है कि ड्रग्स एब्यूज या एडिशन की, या एडिक्शन के ऊपर के क्वेश्चन आया है। एडिशन ऊपर तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, पर क्वेश्चन पूछा जाता है वेरी शॉर्ट आंसर में कि 2 एग्जाम्पल बताएं ड्रग्स के। ओके, ड्रग्स के 2 एग्जाम्पल बताए, तो वहाँ पर एपियोड्स और कोकेन या कैनाबिनॉइड्स, 3 में से कोई भी 3 भी लिख कर आगे तो बहुत अच्छा है। ओके, सो जो आता है ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करना। ओके, नेक्स्ट क्या रह जाता है हमारा, तो नेक्स्ट नहीं है। ओके, सो मैं यहाँ पर बात करूँ, मैंने अब आपको माइंड मैप समझा दिया, बराबर माइंड मैप समझा दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, माइंड मैप आपने देख लिया, उसके बाद आपको एक बार टेक्स्ट बुक में रीड करना है, क्योंकि आप माइंड मैप में क्या कर रहे हो, माइंड मैप बना रहे हो, कंसेप्ट को समझ रहे हो, माइंड मैप बना रहे हो, कम मतलब कि कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे समझने की कोशिश कर रहे हो। और उसके बाद आप जब टेक्स्ट बुक में पढ़ते हो, तो आपको क्या क्या लिखना है आपको समझ में आता है। यहाँ पर आपको समझ में इतना तो आ गया होगा कि मुझे अब क्या लिखना है। ओके, सिर्फ आपको इंग्लिश में अगर थोड़ा सा मतलब कि दिक्कत होगी, क्योंकि मैं जब बोल रहा हूँ हिंदी में बोल रहा हूँ, तो आपको हिंदी में तो कंज्यूम हो गया होगा कंसेप्ट, पर आपको इंग्लिश में उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करना है इंग्लिश पढ़कर। ओके, तो यहाँ से जाकर लेक्चर के में, लेक्चर जैसे होता है, आप बुक लेकर पढ़ लेना एक बार। ओके, और मुझे बताना कमेंट में कि कितना टाइम आपको पढ़ने में लगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेन होने के बाद बहुत ही कम टाइम लगता है पढ़ने में, तो ऊपर ऊपर से पढ़ लेना बहुत ही। ओके, ज़्यादा से डिटेल नहीं जाना, वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ना, उसमें ही टाइम हो जाएगा। ओके, सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट हमारे मतलब कि नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम 5 चैप्टर्स हमारे जितने भी रह गए वो हमारे कंप्लीट करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलो।